गुड आफ्टरनून। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले 1% कंपनी के बारे में पढ़ लिया, अंडर सेक्शन 8 कंपनी के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन देके अगर आपने कंपनी बनाई या बनाने की कोशिश की तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, और उसके बाद हमने पढ़ा कुछ डॉक्ट्रिन्स के बारे में जो आपके फाउंडेशन में था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ कंपनी या एमओए एक ही बात है, और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ एओए या डायरेक्टर्स एक ही बात है। ओके, उसके बाद दो डॉक्ट्रिन और हमने डिस्कस करने हैं। एक मैंने कल आपको यहां पर कुछ पॉइंट लिखवाया था कि अगर इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मिल गया आउटसाइडर को, अगर इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मिल गया आउटसाइडर को तो क्या होगा, और अगर कंपनी को कंस्ट्रक्टिव नोटिस का बेनिफिट मिल गया तो क्या होगा। यही पॉइंट थे ना, ये हमें डिस्कस करने हैं। चलो आओ, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, और इसी के पैरेलल में लिखूंगा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव? डीम्ड। कंस्ट्रक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? डीम्ड, अज्यूम्ड। नोटिस का मतलब क्या होता है? नॉलेज होना। कोई चीज मेरी नोटिस में है इसका मतलब मुझे उस बात की नॉलेज है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या हुआ? डीम्ड नॉलेज। ठीक है, क्या कहता है ये रूल? वंस द एमओए एंड एओए गॉट रजिस्टर्ड, जैसे ही किसी भी कंपनी का एमओए और एओए रजिस्टर होता है, दीज बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये क्या बन जाते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी बंदा किसी भी कंपनी का एमओए या एओए देख सकता है। दैट इज एनी पर्सन कैन एक्सेस दीज डॉक्यूमेंट। कोई भी बंदा इन डॉक्यूमेंट को क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने का मतलब क्या है? देखना, डाउनलोड करना, कॉपी लेना, एटसेट्रा। आप किसी भी कंपनी के एमओए एओए को देख सकते हो। सिर्फ एमओए और एओए नहीं, लगभग हर वो डॉक्यूमेंट जो हम आरओसी को भेजते हैं वो क्या बन जाता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो अगर मुझे इनको एक्सेस करना है, कैसे कर सकते हो? दो तरीके होते हैं। नंबर वन, आरओसी की साइट पे जाओ, 100 रुपीज की पेमेंट लगेगी और थोड़ा जीएसटी भी, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आपको मेल आईडी पे आ जाएगा। उसके बाद आप डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर लो, ऑनलाइन देखना चाहते हो तो ऑनलाइन देख सकते हो। ठीक है, एमओए, एओए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, ये सब क्या है? ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट के एग्जांपल है। दूसरा तरीका ये है कि आप कंपनी से मांग लो। जिस दिन आप कंपनी से कंपनी का एमओए और एओए मांगोगे, कंपनी 7 दिन के अंदर अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी। कंपनी मना नहीं कर सकती कि हम क्यों प्रोवाइड करें, जाके आरओसी की साइट से देख ले। ठीक है ना? कंपनी हालांकि चार्जेस लेगी, जो एमओए एओ आपको प्रिंटेड कॉपी देगी तो प्रिंटेड कॉपी के क्या लेंगे? चार्जेस लेंगे। बट सबसे इजी क्या है? आरओसी की साइट पे जाके देख लो, नेट पे। ठीक है, एनी पर्सन कैन एक्सेस दिस डॉक्यूमेंट बाय विजिटिंग mca.gov.in and paying nominal fees नॉमिनल फीस। फ्री में नहीं मिलेगा कोई भी डॉक्यूमेंट, नॉमिनल सी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, आप चाहो तो कंपनी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, बट मैंने एक एग्जांपल दिया। इसलिए कंपनी
कंपनी मेक्स अ प्रिजम्पशन, कंपनी एक प्रिजम्पशन लेके चलती है, क्या? दैट एवरी आउटसाइडर या एवरी पर्सन हु इंटेंड्स टू डील, हु इंटेंड्स टू डील विद कंपनी, हर वो बंदा जो कंपनी से डील करने की इंटेंशन रखता है, ठीक है, हैज रेड, उसने ना सिर्फ डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है, बट हैज रेड एंड, हैज रेड एंड किसको बंद कर दिया क्या? किसको बंद कर दिया? एक सेकंड मैं देख के आता हूं भाई। A person who wants to deal with the company has read and understood the MOA and AOA of the company. कंपनी के साथ डील करने से पहले उसने ना सिर्फ कंपनी का MOA AOA पढ़ लिया है बल्कि समझ भी लिया है। बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजैक्शन विद कंपनी, दोबारा से, हर वो बंदा जो कंपनी के साथ कोई डील करना चाहता है, ठीक है, तो डील करने से पहले वो कंपनी का MOA और AOA पढ़ ले, समझ ले, उसके बाद ही ट्रांजैक्शन करे। डील करने के बाद वो इस चीज का कभी भी एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि मुझे नहीं पता था कि कंपनी की रूल एंड रेगुलेशंस क्या है। ही कैन नॉट सेट अप अ डिफेंस, he cannot set up a defense that he was not aware, he was not aware of company's rule and regulation. He cannot set up a defense that he was not aware of company's rule and regulation if transactions turns out, if transactions turns out ultra wire act of company or AOA या डायरेक्टर्स। अगर बाद में पता लगता है ये ट्रांजैक्शन क्या थी, ये अल्ट्रा वायर एक्ट की, आउटसाइडर इस चीज का डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे नहीं पता था कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कंपनी के MOA और AOA के अकॉर्डिंग नहीं है। एक बार इतना लिख लेते हैं। अब आओ वापस कल वाला पॉइंट, ये लिख लिया, कल वाले पॉइंट को दोबारा देखते हैं। ये केस आप लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा था, एशबरी रेलवे वाला। क्या था इस केस में? कंपनी का काम क्या था? ट्रेन के डब्बे बनाना और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ गया रिपेयरिंग वगैरह ये सब काम करना। ओके, कंपनी के डायरेक्टर को रिची ने किस लिए अप्रोच किया? एक प्रोजेक्ट को फाइनेंस करवाने के लिए, और कंपनी के डायरेक्टर ने क्या कर दिया? फाइनेंस कर दिया। क्या ये ट्रांजैक्शन वैलिड थी? नहीं सर, कंपनी के ऑब्जेक्ट से बाहर जा रही थी, तो ये क्या थी? अल्ट्रा वायर एक्ट। जैसे ही शेयर होल्डर को पता लगा कि कंपनी का काफी सारा फंड जो है मिस्टर रिची को फाइनेंस कर दिया गया, तो मेंबर्स ने डायरेक्टर को क्या कहा? ये ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं है, हमारा पैसा वापस लेके आओ।
ठीक है, रिची का जो वकील है कोर्ट में ये प्रूव करने के लिए लग गया कि सर मेरे क्लाइंट को तो पता ही नहीं था कि कंपनी फाइनेंस कर सकती है या नहीं कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन वैलिड थी। तो कोर्ट ने कहा नहीं बेटा, अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर है तो वो इनवैलिड होती है, कंपनी उसके लिए बाउंड नहीं होती। आपके क्लाइंट को ये चीज पहले पता करनी चाहिए थी। ठीक है, बाद में इसको इस चीज का डिफेंस नहीं मिलेगा कि ये ट्रांजेक्शन अल्ट्रा वायर एक्ट थी सर, मुझे तो पता नहीं था। ठीक है, एवरीवन इज अबाइड बाय लॉ ऑफ लैंड, आपने सुनी है ये बात कभी? जिस जगह पर आप हो वहां के कानून आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ये एक्सक्यूज किसी को नहीं मिलता कि मुझे कानून की नॉलेज नहीं थी। पॉइंट समझ में आ रहा है? इस चीज को ऐसे समझिए कि आपका एक दोस्त है ना, यूएस से जा रहा है घूमने के लिए, आपने उसे कहा यार यूएस से जा रहा है, मेरे लिए एक आईफोन ले आइयो। हालांकि अब तो बहुत ज्यादा रेट का फर्क नहीं रहा, पहले आईफोन बड़े सस्ते होते थे यूएसए के अंदर। ठीक है, आपने कहा, आपके दोस्त ने कहा ठीक है ले आऊंगा। अब वो आईफोन वालों की दुकान पे गया कि एक आईफोन दे दो, उसने कहा कि 90,000। उसने कहा 90,000, इंडिया में यही मोबाइल कितने का मिलता है? लगभग 1,35,000 का। तो यूएसए में लगभग 25 से 30,000 रुपए तो मान के चलो आराम से बच रहे हैं। उसने कहा एक काम करो 10 फोन दे दो, 10 फोन दे दो। क्या दिमाग में आया उसके? इंडिया में जाकर बेच दूंगा, यूएस से आने जाने का खर्चा निकल जाएगा, 3 लाख का मार्जिन हो गया ना। तो उसने 10 फोन ले लिए। अब जैसे ही इंडिया में वो उतरा प्लेन से, तो वहां पर 2 चैनल होते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट पे, जब भी जाते हो पता लगेगा आपको। 2 चैनल होते हैं, एक होता है येलो चैनल, एक होता है ग्रीन चैनल। ग्रीन चैनल का मतलब सीधा बाहर जाओ। अगर आपको लगता है आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी देनी है मुझे इंडिया में, तो आप सीधा ग्रीन चैनल से बाहर। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसी चीज लेके आया हूं जिसके ऊपर मुझे इंडिया में क्या देनी है, इंपोर्ट ड्यूटी, तो आपको येलो चैनल पे जाना पड़ेगा। येलो चैनल पे एक फॉर्म भरना पड़ेगा, आपने क्या क्या चीजें लेके आए वो लिखो, कितना प्राइस है, उसके ऊपर कितनी कस्टम ड्यूटी बनती है मतलब इंपोर्ट ड्यूटी बनती है, वो पे करो और जाओ। ठीक है, अब आपके माइंड में क्या आएगा? सीधा ही बताता हूं, नहीं बेटा आपके बैग स्कैन होते हैं पता होगा, तो उस स्कैन के अंदर कस्टमर वहीं पे घूमते रहते हैं, तो उन्होंने आपके बैग को स्कैन किया हुआ है, वो वहीं पकड़ लेगा आपको। कई बार रैंडमली भी रोक लेते हैं कि रुक जाओ भैया अपना बैग रैंडमली चेक करवाओ, तो उसने देखा 10 आईफोन। अब 10 आईफोन में से वो क्या करता है, एक आईफोन तो आपको दे देता है, 9 अपने पास रख लेता है। कस्टम वाले आपका तो ये क्या हुआ? कहता अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो तो एक फोन बिना इंपोर्ट ड्यूटी के अलाउड होता है लाना, उसके बाद जो भी फोन है आपके पास में उसके क्या लगेंगे, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी। और सिंस आप चोरी कर रहे थे, आप एक तरीके से भाग रहे थे, तो अब क्या लगेगी, पेनल्टी भी लगेगी। आप कहते हो अच्छा ऐसा कोई रूल है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो क्या वो आपको छोड़ देंगे क्योंकि मुझे कस्टम एक्ट के बारे में पता नहीं था? नहीं ना। तो जहां आप हो वहां के कानून आपको क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करना पड़ता है। अब दुबई चले गए घूमने फिरने, तो दुबई के कानून फॉलो करोगे या इंडियन लॉज को फॉलो करोगे? दुबई के कानून, लॉ ऑफ लैंड, जहां पर आप हो वहां के कानून आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। ये प्रिंसिपल है, ये रूल होता है हर कॉन्स्टिट्यूशन का, हर कंट्री का। अब बताओ, एमओए और एओए इज द लॉ फॉर कंपनी, ये हमारे कानून है। हर कंपनी का एमओए और एओए उस कंपनी के लिए क्या हो गया, कानून, ये हमारे कानून है। हम कोई भी काम करेंगे तो इन कानून को क्या करना है, फॉलो करना है। तो भैया आप कंपनी के साथ चल के डील कर रहे हो तो आपको कंपनी के कानून की नॉलेज होनी चाहिए। कंपनी के कानून बोले तो एमओए और एओए। कल को पता लगता है कि कोई ट्रांजैक्शन कंपनी के एमओए या एओए के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको इस चीज का डिफेंस नहीं मिलेगा कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं था कंपनी का एमओए और एओए और ना किसी ने बताया। भाई चल के तुम डील कर रहे हो तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम्हें एक्ट के प्रोविजंस का पता हो। बाद में इस चीज की कोई डिफेंस नहीं मिलती कि मुझे एक्ट की नॉलेज नहीं थी। पॉइंट सब में आ गया? दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो कोर्ट ने रिची के वकील को कहा कि रिची जब फाइनेंस लेने जा रहा था तब उसे कंपनी का एमओए और एओए पढ़ना चाहिए था। अगर वो कंपनी का एमओए पढ़ लेता और उसको पढ़ते ही ये पता चल जाता कि ये तो फाइनेंस कर ही नहीं सकती, तो कंपनी के साथ ही वो ट्रांजेक्शन करता ही नहीं। तो यहां पर गलती किसकी मानी गई, आउटसाइडर की भी मानी गई बेटा। पॉइंट समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यानी कि एवरी आउटसाइडर शेल हैव द नॉलेज ऑफ एमओए एंड एओए ऑफ द कंपनी। पॉइंट समझ में आ गया? अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट,
कि सर आपने कहा कि आउटसाइडर को कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, हाँ बट सर हर चीज तो नहीं पता हो सकती ना। जो आप डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कह रहे हो इट इज अनरियल। अनरियल का मतलब नॉट पॉसिबल इन एवरी सिचुएशन, ठीक है। रियल का मतलब पॉसिबल, अनरियल का मतलब इम्पॉसिबल। हर चीज कैसे पता हो सकती है, कहता मतलब समझिए, एन इनोसेंट आउटसाइडर, एन इनोसेंट आउटसाइडर need not to inquire about the compliance of internal procedures, internal procedures of the company, of the company। एक इनोसेंट आउटसाइडर को ये इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है कि कंपनी के जो इंटरनल प्रोसीजर्स है वो फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं। इफ सिचुएशन इज नॉर्मल, सिचुएशन इज नॉर्मल एंड ऑफिसर्स आर डीलिंग विद आउटसाइडर, ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी आर डीलिंग विद आउटसाइडर। अगर कंपनी का ऑफिसर चल के मेरे साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है तो मुझे यह जानने की जरूरत नहीं है कि इंटरनल प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ। वो एक प्रिजम्पशन ले सकता है, ही कैन टेक अ प्रिजम्पशन, ही कैन टेक अ प्रिजम्पशन दैट as far as the internal management is concerned, internal management is concerned, everything has been done, everything has been done in regular way। वो इस बात की प्रिजम्पशन ले सकता है कि जहां तक कि इंटरनल मैनेजमेंट का सवाल है, एज फार एज इंटरनल मैनेजमेंट इज कंसर्न, जहां तक कि इंटरनल मैनेजमेंट का सवाल है हर चीज प्रॉपर तरीके से फॉलो हुई होगी एज पर रूल, ठीक है। दोबारा समझिए, एक कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है कि कंपनी जो है वो पैसा उधार ले सकती है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कैंड वाला रूल पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल ऑफ में क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्टर पैसा उधार लेने से पहले किसकी अप्रूवल लेंगे, मेंबर्स की अप्रूवल लेंगे। अब कंपनी के डायरेक्टर पहुंच गए बैंक के पास, रॉयल ब्रिटिश बैंक के पास, और उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी को 5 लाख का लोन चाहिए, 50 लाख का लोन चाहिए सपोज। अब वो सबसे पहले क्या करेगा, आपका एमओए और एओ डाउनलोड करेगा आरओसी की साइट से कि चेक तो कर ले कि कंपनी के पास बोरोइंग पावर है या नहीं है, और डायरेक्टर जो पैसा उधार ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो उसने चेक किया, कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा हुआ है बोरोइंग क्लोज, कि हाँ कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए पैसा उधार ले सकती है, ये बात लिखी हुई है। और आर्टिकल ऑफ में लिखा हुआ है डायरेक्टर कैन टेक लोन, डायरेक्टर लोन ले सकते हैं कंपनी के बिहाफ पर आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स। अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि अप्रूवल लेके आए या नहीं लेके आए, अप्रूवल कौन देगा, मेंबर्स। कहां, इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में कौन आता है, शेयर होल्डर्स यानी कि मेंबर्स, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ऑडिटर। ना मैं शेयर होल्डर, ना मैं डायरेक्टर, ना मैं ऑडिटर, ना मैं सेक्रेटरी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मीटिंग हुई है कंपनी की उसमें रिजोल्यूशन पास हुआ भी है या नहीं हुआ। यह भी कैसे पता लगेगा कि मीटिंग हुई है नहीं हुई है, पॉइंट। तो मैं ये मान के चलूंगा कि कंपनी का ऑफिसर जब चल के आ रहा है मेरे पास तो ये परमिशन लेके आया है, क्योंकि अगर इसके पास परमिशन नहीं है तो इसको आना ही नहीं चाहिए था मेरे पास। एक प्रिजम्पशन कंपनी ने ली ना कि मैंने रूल एंड रेगुलेशन समझ लिए होंगे, समझ लिए जी। अब ये बताओ मुझे पता कैसे लगेगा कि ये रूल एंड रेगुलेशन फॉलो भी हुआ है या नहीं हुआ, ये कैसे पता लगेगा, ठीक बात है ना। रूल क्या है, डायरेक्टर लोन ले सकता है किसके अप्रूवल के बाद, मेंबर के अप्रूवल के बाद। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि अप्रूवल ली जा चुकी है,
ये तो कागजों में नहीं लिखी ना, मैं तो कागज पढ़ सकता हूं, एमओए पढ़ लिया, एओए पढ़ लिया, अप्रूवल ली गई या नहीं ली गई है ये कैसे पता लगेगा? नहीं पता लग सकता ना। तो मैं यहां पर अजम्पशन लेके चलूंगा जी कि कंपनी का ऑफिसर खुद चल के मेरे पास आया है तो अप्रूवल लेने के बाद ही आया है, क्योंकि बिना अप्रूवल के डायरेक्टर को मेरे पास आना ही नहीं चाहिए। पॉइंट सब में आया? ओके। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कि इंडोर मैनेजमेंट यानी कि इंटरनल मैनेजमेंट क्या हुई है? कंप्लाई हुई है। ठीक है। हालांकि इसकी एक्सेप्शंस भी हैं, इसकी एक्सेप्शंस भी हैं, करेंगे थोड़ी देर में। ये वाला पॉइंट सब में आ गया अच्छे से, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब इन पॉइंट को समझते हैं। मैंने 3 केस के आपको नाम समझाए, कौन कौन से केस? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्केंट, पहले आओ इस केस में आ जाओ। रॉयल, नए पेज पर आना, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्केंट। इस केस में क्या हुआ? कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है कंपनी कैन बोरो मनी। ये कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या लिखा होता है बताओ? कंपनी का काम क्या है, पर्पस क्या है? ऑब्जेक्ट क्लोज कि हमारी कंपनी ये काम करेगी। इसी ऑब्जेक्ट क्लोज में एक क्लोज लिखा होता है बोरोइंग पावर का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोरोइंग पावर? बोलो। पावर टू बोरो मनी, पैसा उधार लेने की पावर। अगर कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा हुआ है बोरोइंग पावर, इसका मतलब कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या कर सकती है? पैसा उधार भी ले सकती है। अगर कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में बोरोइंग पावर नहीं है तो इसका मतलब कंपनी पैसा उधार नहीं ले सकती। जो शेयर होल्डर ने उनको कैपिटल दिया है उसी से बिजनेस करना है, उधार नहीं लेना भाई। ठीक बात है ना? बट यहां तो बोरोइंग पावर है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यह लिखा होता है कि कौन कंपनी के ब्याह पर पैसा उधार लेगा और कितना ले सकता है। तो यहां पर लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू बोरो मनी, टू बोरो मनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो पैसा उधार ले सकते हैं विद द प्रायर अप्रूवल, विद द प्रायर अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल ऑफ मेंबर्स। बट क्या करना पड़ेगा? मेंबर्स की क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये बात लिखी हुई है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं मिस्टर टी, ये जाता है रॉयल ब्रिटिश बैंक के मैनेजमेंट के पास कि हमारी कंपनी को क्या चाहिए? लोन चाहिए। ये रॉयल ब्रिटिश बैंक वाले आ गए, रॉयल ब्रिटिश बैंक वाले। ये कहते सर 1 मिनट, हम आपके एमओए और एओ को एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको पैसा उधार दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। तो इसने क्या किया? साइट पे गए, इन्होंने देखा कि बोरिंग पावर है, बिल्कुल है, नोट किया बोरिंग पावर है। और फिर उन्होंने नोट किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो पैसा उधार ले सकते हैं, नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। बट क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेनी पड़ेगी मेंबर्स की। अब देखो मैंने पढ़ लिया आपके रूल क्या है, बट अब ये कैसे पता लगेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अप्रूवल लेने के बाद आए या नहीं आए? बोलो। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक क्या मान के चलेगा कि अप्रूवल ऑफ मेंबर लेने के बाद ही आया है। और इसने क्या किया? लोन दे दिया, लोन ऑफ रुपीज सपोज करो 50 लाख obtained in the name of कंपनी। जबकि फैक्ट ये था कोई अप्रूवल नहीं ली गई थी, विदाउट अप्रूवल। बट एक बात बताओ, इसे कैसे पता लगेगा कि अप्रूवल ली गई है नहीं ली गई? इसे तो नहीं पता लग सकता, ये तो अजम्पशन लेके चलेगा। ठीक बात है ना? तो ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब बताओ, जब इसने कंपनी से पैसा मांगा 1 साल बाद कि भैया पैसा दो, विद इंटरेस्ट चुकाओ मेरा पैसा, कंपनी कहती है कौन सा पैसा? कहता आपका डायरेक्टर आके लेके गया। कंपनी मतलब शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कहते हैं कि भाई साहब उसने हमारी अप्रूवल ही नहीं ली थी।
उसने बिना हमारी अप्रूवल के आपसे लोन ले लिया, कहता बहुत गलत किया उसने तो। अब कंपनी कहती जाओ आप डायरेक्टर से रिकवर करो, कहता नहीं सर हम तो आपसे पैसा रिकवर करेंगे। आपके डायरेक्टर ने आपकी रेगुलेशंस फॉलो नहीं की, अब उसको सजा देने का हक किसका है? आपका है, कंपनी का है। आप जानो और आपका डायरेक्टर जाने, मुझे पैसा दो मेरा। बताओ ये कंपनी से पैसा रिकवर कर सकता है नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों? इंडोर मैनेजमेंट। मैं तो ये मान के चलूंगा कि अप्रूवल लेके आया है। अब कंपनी जो है वो डायरेक्टर्स को क्या करेगी? बुलाएगी कि आपने बिना अप्रूवल के लोन क्यों लिया, अब इसका इंटरेस्ट कौन भुगतेगा भाई? तो डायरेक्टर ने अगर कोई जस्टिफाइड रीजन दे दिया, कल बताया था ना कि मशीन खराब हो गई थी सर, अर्जेंट था, तो कंपनी को लगता है, शेयर होल्डर को लगता है कि हाँ इसका रीजन बड़ा जेन्युइन रीजन है और इसने कंपनी को प्रोटेक्ट किया है, तो वो उसको क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। यानी कि ट्रांजेक्शन को क्या कर देंगे? रेटिफाई, अब अप्रूवल दे देंगे। जबकि पहले देखो रूल में क्या लिखा हुआ है, पहले क्या लेनी है? प्रायर अप्रूवल, पहले अप्रूवल लेनी है आपको। इसे ही रेटिफिकेशन बोलते हैं कि बिना अप्रूवल के काम कर दिया, प्रिंसिपल ने बाद में अप्रूव कर दिया। तो इस केस में जो कंपनी का नुकसान हुआ इंटरेस्ट का, बेसिकली नुकसान तो हुआ ही नहीं, फायदा हो गया, तो कंपनी डायरेक्टर से कोई नुकसान रिकवर नहीं करेगी। बट अगर डायरेक्टर ने ये रूल फॉलो नहीं किया और उसके पास कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है, तो कंपनी अपना नुकसान किससे रिकवर करेगी? डायरेक्टर से रिकवर करेगी। बट आउटसाइडर जो है वो कंपनी को क्या करेगा? लाइबल करेगा। ये बात थी रॉयल ब्रिटिश बैंक में। ओके, अब आते हैं दूसरे केस में। दूसरा केस आपका कौन सा था? एशबरी रेलवे, एशबरी रेलवेज वर्सेस रिची। इस केस में क्या हुआ था? एक कंपनी का जो काम था वो था ट्रेन के डब्बे बनाना। एक कंपनी एशबरी रेलवे लिमिटेड कंपनी, इस कंपनी के एमओए में क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर करना, सेल आउट करना, लीज करना, मैन्युफैक्चरिंग, लीजिंग, सेलिंग रेलवे कैरियजेस एंड वैगन्स, रेलवे कैरियजेस एंड वैगन्स। ऑब्जेक्ट में आगे लिखा हुआ है हमारा काम क्या होगा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम होगा हमारा। वैगन्स, कैरियजेस एंड वैगन्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट, एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। मिस्टर रिची जो है उसको बेल्जियम के अंदर रेलवे लाइंस बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। ये मिस्टर रिची आर, बेल्जियम के अंदर रेलवे लाइंस बिछाने का काम मिला हुआ था, ये रेलवे ट्रैक बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। रेलवे ट्रैक। इसने इस कंपनी के डायरेक्टर्स को अप्रोच किया कि भैया मुझे रेलवे ट्रैक्स बिछाने का या ले डाउन करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं ठीक है हम कर देंगे आपका काम ये रेलवे ट्रैक बिछाने का, क्योंकि किस में आता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है। रेलवे लाइंस बिछाना किस में आ जाएगा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ जाएगा। कर देंगे काम। कहते रुको भाई, ये काम मुझे मिला हुआ है, मैं करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोजेक्ट को तुम क्या कर दो? फाइनेंस कर दो। मैं क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा बढ़िया है जी, इंटरेस्ट मिल जाए और भी अच्छी बात है। तो इन्होंने क्या कर दिया? इसको फाइनेंस कर दिया प्रोजेक्ट। अब बताओ, मुझे बताओ, अगर मान लीजिए मैंने उसको 10 करोड़ रुपए फाइनेंस किया है तो बैलेंस शीट में आएगा नहीं आएगा? आएगा। कहां आएगा? एसेट साइड में आएगा। अच्छा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां जाती है? एजीएम में जाती है। किसके सामने? शेयर होल्डर के सामने। पूरे साल का हिसाब किताब देना पड़ता है भाई। पूरे साल में क्या किया, कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है, कितनी इनकम और कितने एक्सपेंडिचर। और एजीएम में कौन? शेयर होल्डर, मेंबर्स,
तो मेंबर्स ने नोट किया कि आपने क्या किया है, फाइनेंस किया है। तो मेंबर ने बैलेंस शीट में देखा 10 करोड़ आर से लेने, कहता है ये आर कौन है भाई? कहता है सर क्लाइंट है अपना जो रेल के डब्बे खरीदता है, उसको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है बेल्जियम में रेलवे ट्रैक बिछाने का, तो उसको फाइनेंस किया हुआ हमने। कहता है बाप का पैसा है, किस चीज का धंधा है अपना? रेल के डब्बे बनाना और उसको बेचना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फाइनेंस कहां से कर दिया तूने भाई? बैंक थोड़ी खोल रखा हमने। समझ में आ रहा है? तो मेंबर्स ने क्या कहा, ये क्या है, अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ कंपनी है या कहिए एमओए है। कहते ये क्या कर दिया तूने भाई, ये ट्रांजैक्शन करने के लिए थोड़ी कंपनी बनाई है, बैंक थोड़ी है हम। इसको कैंसिल करो, इसको क्या करो, कैंसिल करो, वॉइड, और लाओ हमारा पैसा वापस लेके आओ। अब कंपनी ने मिस्टर रिची को इन्फॉर्म किया कि भैया ये ट्रांजैक्शन जो है ये अल्ट्रा वायर एक्ट हो गई है और ये ट्रांजैक्शन अब कैंसिल की जाती है, आप हमारा पैसा हमें वापस कर दो। रिची कहता है पैसा वापस कर दो, ऐसा कैसे वापस कर दूं भाई? अगर पैसा वापस कर दिया तो ये मेरा प्रोजेक्ट बीच में अटक जाएगा। ठीक है, रिची ने मना कर दिया, कंपनी ने केस ठोक दिया इसके ऊपर। कंपनी ने इसके ऊपर केस ठोक दिया कि पैसे नहीं दे रहा हमारे। एशबरी रेलवे वर्सेस रिची, जो केस करता है उसका नाम सबसे पहले आता है केस में। जो केस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ। उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ, जो केस करता है। और जिसके ऊपर केस करते हैं उसका नाम बाद में आता है, इसे क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट। तो रिची के ऊपर कंपनी ने केस कर दिया। अब दोनों के वकील आए। अब रिची का जो वकील है वो ये कहता है कि भाई साहब एक बात बताओ, ये ट्रांजैक्शन जो है ये अल्ट्रा वायर एक्ट कैसे हो गई? कहता देखो हमारे एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में है ही नहीं है, हमारा काम फाइनेंस करना नहीं है। तो पहली जो कड़ी अड़ी वो यहां अड़ी, जनरल कॉन्ट्रैक्ट। कहता है फाइनेंस करना जो है ये कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में है। कहता कहां है? तो देखो जनरल कॉन्ट्रैक्ट। तो जज की भी खोपड़ी घूम गई, जनरल कॉन्ट्रैक्ट। जज ने पूछा जनरल कॉन्ट्रैक्ट आप किसको बोलते हो? कहा सर जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हर वो कॉन्ट्रैक्ट जिससे कंपनी का फायदा होता हो। ठीक है, कहता फिर तो ऑब्जेक्ट क्लोज की जरूरत ही नहीं है भाई, फिर तो ऑब्जेक्ट क्लोज में सिर्फ एक लिखो, हम क्या करेंगे, जनरल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो किस लिए करेगी, फायदे के लिए करेगी। वो तो बाई चांस की बात है कि नुकसान हो जाए, हम तो फायदे के इंटेंशन से करेंगे, ऑब्जेक्ट क्लोज की जरूरत क्या है? तो कहता जज साहब फिर आप बताओ इसका मतलब क्या है? कहते देख क्या चल रहा है, हमारा काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, लीजिंग, सेलिंग रेलवे कैरियजेस एंड वैगन्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड। अब ग्रीन कलर की लाइन चल रही है और तू किस में आ गया, रेड में आ गया। अगर किसी वर्ड की सीरीज दे रखी हो और उसके लास्ट में कोई ऐसा वर्ड दे रखा हो जो ये शो करता है कि ये लिस्ट खत्म नहीं हुई है, उस लिस्ट में और वर्ड भी हो सकते हैं। तो और वर्ड का मतलब एनी वर्ड नहीं आएगा, और वर्ड का मतलब कुछ भी, बताओ नहीं। यहां पर जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट मींस एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कलर थोड़ी चेंज कर दोगे तुम, कलर मतलब कैटेगरी। तो यहां पर जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नहीं समझ में आया सर? आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने वेटर से पूछा कि भाई साहब क्या क्या चीजें है, वो कहता है पाव भाजी है, चाउमीन है, बर्गर है, ठीक है ये नाम ले रहे हैं, और सॉक्स है। हम कहोगे भाई पागल है क्या तू, खाने पीने की लाइन लेके और उसके बाद क्या बोल दिया, सॉक्स। सॉक्स खाने की चीज है क्या? बताओ। तो इसका मतलब आप जो वर्ड बोल रहे हो कुछ गलत बोल रहे हो। आपका चैप्टर आएगा लॉ में भी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, अदर लॉ के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, कानून को समझने की प्रक्रिया, प्रोसेस। यहां पर जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब फाइनेंस नहीं है। तो यहां पर जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट जो किससे रिलेटेड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। जैसे रेल के डब्बे बनाना और रेल के डब्बे की रिपेयरिंग करना। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि सबसे पहली बात तो समझो कि इसका मतलब जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब फाइनेंस तो नहीं है। अब मिस्टर आर के वकील ने क्या कहा, मिस्टर आर के वकील ने कहा सर ये बात तो आपने अब हमें बताई है, अब समझ में आया है हमें कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहां पर फाइनेंस नहीं है, हमने जब ट्रांजैक्शन की थी तब थोड़ी पता था। तो बताओ जज ने क्या कहा, जज ने कहा बेटा तुम ध्यान से पढ़ो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आउटसाइडर जो है वो उसने ना सिर्फ पढ़ लिया है बल्कि समझ भी लिया है। अगर आप किसी चीज को लेके कंफ्यूज हो
तो ट्रांजेक्शन करने के बाद समझनी चाहिए वो चीज या पहले समझ के फिर ट्रांजेक्शन करनी चाहिए? तो ये डिफेंस नहीं मिलने वाला तुम्हें कि मैंने पढ़ा नहीं, सर पढ़ा तो था समझ में आया नहीं, ये थोड़ी डिफेंस मिलेगा तुम्हें भाई। पॉइंट सब में आ रहा है? हाँ। तो यहां पर रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कैंड के बाद एशबरी रेलवे के अंदर क्या बताया गया कि ट्रांजेक्शन क्या है, वॉइड है, और आर क्या करेगा, आर shall return the amount to कंपनी, कंपनी को वापस करो ये पैसा। एंड जितना भी तुम्हारा लॉस हो गया वो किससे रिकवर करो, ये कंपनी देगी? बताओ ना जी ना, कंपनी क्यों देगी? कौन देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल, उनसे लो जी। कंपनी का इस ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी इस काम के लिए बनी नहीं है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अब वापस आओ अल्ट्रा वायर एक्ट वाले पॉइंट पे जो कल स्टार्ट किया था अपनों ने। ये नोट हो गया? देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ कंपनी या एमओए, if any act which falls outside the object clause and not incidental for the attainment of the object, जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज के बाहर है और जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज से रिलेटेड भी नहीं है, रिक्वायर्ड ही नहीं है कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज को पूरा करने के लिए, अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, सच ट्रांजेक्शन या एक्ट्स आर कॉल्ड एज अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ कंपनी और एमओए। इफेक्ट क्या होगा? सच ट्रांजेक्शंस आर वॉइड एब इनिशियो, कंपनी इज नॉट लाइबल। तो फिर लाइबल कौन होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर्सनली लाइबल। पार्टी ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू दी कंपनी, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है ना तब एक दूसरे पे केस करने का राइट मिलता है, जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है तो ना कंपनी को तुम पे कोई राइट और ना तुम्हें कंपनी के ऊपर कोई राइट। एंड कोई भी शेयर होल्डर या 100% शेयर होल्डर मिलकर भी इस ट्रांजेक्शन को क्या नहीं कर सकते? रेटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिस काम के लिए कंपनी ही नहीं बनी उस काम के लिए कभी भी कंपनी को लाइबल नहीं किया जा सकता। ठीक बात है? और ना कंपनी उसके लिए हाँ कर सकती। अब आते हैं कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस सीवी रामामूर्ति केस में, थर्ड केस। कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस सीवी रामामूर्ति। इस केस में क्या हुआ? इस केस में क्या हुआ, एक कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में बोरोइंग पावर है। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी कैन बोरो मनी। कंपनी है, उसके एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में बोरोइंग पावर क्लोज है। बोरोइंग पावर क्लोज है मतलब कंपनी कैन बोरो मनी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है? कौन लोन ले सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू बोरो मनी। बोरो मनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पर पैसा उधार ले सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते सारे काम ही है, कोई अप्रूवल वगैरह कुछ नहीं लिखा हो, मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, लोन कितने तरह के होते हैं? आपने सुना होगा सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के बारे में सुना है ना? हाँ। अच्छा सिक्योरिटी कितने तरह की होती है? कई तरह की होती है। प्लेज होता है, मोर्गेज होता है, हाइपोथिकेशन वगैरह, ये सुना हुआ है ना? हाँ। मोर्गेज वर्ड सुना है अकाउंट्स में? जैसे मोर्गेज लोन, उसमें क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे ऑफर की जाती है। जैसे कंपनी की फैक्ट्री है, तो कंपनी ने एक बंदे से लोन लिया, वो कहता है सिक्योरिटी के तौर पे क्या दोगे? कहता सर हमारी फैक्ट्री, अगर हमने आपका पैसा नहीं चुकाया तो आप हमारी फैक्ट्री को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेना। अच्छा, तब तक फैक्ट्री के ऊपर ताला लगा के रखें या फैक्ट्री चलती रहेगी? चलती रहेगी, कंपनी उसको यूज करेगी। जिस दिन डिफॉल्ट कर दे आपकी पेमेंट में, उस दिन आके ताला लगा देना या बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेना। ठीक है? ये बात लिख कर देनी पड़ती है एक कागज के टुकड़े पे, लीगल पेपर पे। उसे हम क्या बोलते हैं? मोर्गेज डीड। इसे हम क्या बोलते हैं? मोर्गेज डीड। मोर्गेज डीड।
जिसमें हम ये लिख के देंगे कि भैया ये एसेट जो है हम सिक्योरिटी के तौर पे किसको ऑफर कर रहे हैं, मनी लेंडर को ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, मॉर्गेज डीड पे साइन किसके होने चाहिए, शैल बी साइंड, बताओ, साइंड बाय टू डायरेक्टर्स, या तो कंपनी की कॉमन सील लगी हो, या दो डायरेक्टर के साइन, या एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी के साइन, ये भी आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा। तो इट शैल बी साइंड बाय टू डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग एमडी, एमडी बोले तो मैनेजिंग डायरेक्टर। ये वाली लाइन इन्होंने अपनी तरफ से लिख दी एक्स्ट्रा। एमडी के पास नॉर्मल डायरेक्टर से ज्यादा पावर होती है बेटा। तो कंपनी ने क्या कहा कि जो भी हम मॉर्गेज डीड साइन करके देंगे उस पे दो डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, जिसमें से एक कौन होगा, एमडी होगा। क्लियर है, ओके। अब इस कंपनी ने लोन लिया, इस कंपनी के डायरेक्टर जो है वो लोन लेने पहुंच गए। ये मनी लेंडर है, इसने लोन दे दिया, लोन टू कंपनी। ये कंपनी के डायरेक्टर्स जिन्होंने इसको अप्रोच किया कि सर हमें लोन चाहिए, कहता हाँ भैया ले लो, फाइनेंसर का काम है मेरा, इसने लोन दे दिया। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहता है सिक्योरिटी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है बिल्कुल सर, हमारी कंपनी की जो बिल्डिंग है वो हम आपको क्या करते हैं, मॉर्गेज के तौर पे ऑफर कर देते हैं, ये लो जी मॉर्गेज डीड, जिसमें हमने लिख के दे दिया कि अगर हम आपका पैसा ना चुकाएं तो आप बिल्डिंग बेच के हमारी पैसा रिकवर कर सकते हो। इस मॉर्गेज डीड पे साइन होने चाहिए किसके, बताओ, दो डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, साइंड बाय टू डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एमडी। बट इस पे एमडी के साइन नहीं थे, दो डायरेक्टर के साइन थे, एमडी के साइन नहीं थे। ठीक है, बाद में कंपनी का वाइंडिंग अप शुरू हो गया, कंपनी का बिजनेस चला नहीं तो भैया कंपनी की सारी एसेट्स वगैरह बेचनी शुरू कर दी। वाइंडिंग अप के टाइम पे कौन आता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो कंपनी का वाइंडिंग अप शुरू हो गया, वाइंडिंग अप के टाइम पे सारी एसेट्स को बेचा जाता है और लाइबिलिटी को क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा। तो ये ऑफिशियल लिक्विडेटर है, ऑफिशियल लिक्विडेटर। लिक्विडेटर क्या होता है पता है ना, हाँ, ऑफिशियल लिक्विडेटर है, कंपनी की सारी एसेट्स को बेच के पैसा पे करेगा। अच्छा, पहले पैसा किसको मिलता है कंपनी के एसेट को बेच के, सिक्योर्ड क्रेडिटर को, उसके बाद अनसिक्योर्ड को। तो इसके पास में मनी लेंडर आ गया और मनी लेंडर आके कहता है सर जो आप ये बिल्डिंग बेच रहे हो ना, इस बिल्डिंग को बेचने के बाद पहले पैसा मुझे देना। कहता है क्यों, तू चांद है, कहता हाँ यही समझ लो मैं चांद हूं। तो ये मनी लेंडर कहता है ये देखो सर मेरे पास क्या है, मॉर्गेज डीड है, मेरे पास क्या है, मॉर्गेज डीड है। लिक्विडेटर कहता दिखाओ, लिक्विडेटर ने इसको देखा और कहा ये इनवैलिड है भाई साहब, ये क्या है, इनवैलिड है। आपको क्या माना जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा। तो आपको पेमेंट कब मिलेगी, पहले सिक्योर्ड को और फिर कुछ बच गया तो आपको। कहते ये इनवैलिड कैसे है, कहते इस पे एमडी के साइन नहीं है। कहते सर मुझे क्या पता एमडी के साइन है या नहीं है, मुझे क्या पता एमडी के साइन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, पता होना चाहिए। अगर तुम लोन देने से पहले आर्टिकल ऑफ को पढ़ लेते कि मॉर्गेज डीड पे किसके साइन होने चाहिए, टू डायरेक्टर इंक्लूडिंग एमडी, तो जब आपको ये मॉर्गेज डीड ऑफर की गई थी आपको उसी टाइम पता लग जाता है ये इनवैलिड, आप लोन ही नहीं देते। सही बात है ना। अब यहां पर आपने रूल्स को क्या नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो ये क्या मानी जाएगी, इनवैलिड डीड, और आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। कौन से वाला, कंपनी का वाइंडिंग अप शुरू हो गया, कंपनी पैसे नहीं चुका पाई, तो कंपनी का वाइंडिंग अप के टाइम पे कौन आता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर आता है, जिसके पास कंपनी की सारी एसेट्स को बेचने की, उनके क्रेडिटर की पेमेंट करने की पावर होती है। फिर अगर कुछ बच गया तो मेंबर्स में बांट देंगे, कुछ नहीं बचा तो खत्म है कहानी।
तो लिक्विडेटर के पास ये आया, इसने कहा भाई साहब वो जो बिल्डिंग आप बेचोगे ना उसके पैसे मुझे देना। कहता क्यों? कहता मेरे पास मॉर्गेज डीड है। कहते दिखा। इसने मॉर्गेज डीड देखी, है इनवैलिड है। कहता भाई साहब इस पे तो एमडी के साइन ही नहीं है। कहता तो एमडी के साइन होने जरूरी होते हैं? कहता हाँ ये देखो रूल है इनका। कहता मुझे क्या पता इनका क्या रूल है, पता होना चाहिए था। आई बात समझ में थोड़ी थोड़ी। अब आते ऊपर वापस, अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ कंपनी पढ़ लिया। अब आते हैं एओए के अंदर। अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ एओए या डायरेक्टर, कोई भी एक्ट ऐसा है जो ऑब्जेक्ट क्लोज में है। बताओ, कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस सीवी रामामूर्ति में क्या कंपनी पैसा उधार ले सकती है? हाँ ले सकती है। सिक्योर्ड लोन ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। तो ये जो कंपनी ने लोन लिया है ये वैलिड है, लोन तो वैलिड है, बट डायरेक्टर ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर दिया। डायरेक्टर ये लोन लेने से पहले किसके साइन करवाते? एमडी के। यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आपने क्या नहीं किया? फॉलो नहीं किया। अब मुझे बताओ कोटला वेंकटेश्वर स्वामी में ये ट्रांजैक्शन वैलिड है या इनवैलिड है? नीचे आया ना, सच ट्रांजैक्शन में भी वैलिड। अब वैलिड हो भी सकती है और इनवैलिड भी हो सकती है। अब बताओ कोटला वेंकटा स्वामी में ये ट्रांजैक्शन वैलिड थी? मॉर्गेज डीड वैलिड थी? बोलो इनवैलिड। क्यों? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंपनी ने क्या कहा? आपको रूल पता होना चाहिए था। अगर आप कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ लेते तो आपको पता लग जाता कि ये डीड वैलिड नहीं है और आप ये ट्रांजैक्शन ही नहीं करते। तो इस केस में कंपनी लाइबल ही नहीं है उसके लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाइबल हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्केंड में भी तो सर जो बोरोइंग की थी कंपनी ने वो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में तो आ रही है, बट डायरेक्टर ने क्या नहीं किया? अप्रूवल नहीं ली मेंबर्स की। वो वैलिड कैसे हो गई? क्योंकि आउटसाइडर, सॉरी यहां पर आउटसाइडर को किसका बेनिफिट मिल गया? इंडोर मैनेजमेंट का। मुझे क्या पता रूल फॉलो हुआ है या नहीं हुआ? मैंने तो पढ़ लिया रूल है, बट रूल फॉलो हुआ है नहीं हुआ ये मुझे कैसे पता लगेगा? तो ट्रांजैक्शन वैलिड हो भी सकती है और इनवैलिड भी हो सकती है अगर आर्टिकल्स को फॉलो नहीं किया तो। कब वैलिड हो जाएगी? जब आउटसाइडर को इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मिल जाए। और कब इनवैलिड हो जाएगी? जब कंपनी को किसका बेनिफिट मिल जाए? कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। आई बात समझ में? लॉजिक हो गया। अच्छा अब समझिए, क्या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस सीवी रामामूर्ति? नहीं, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्या एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन सेक्शन 7? नहीं। ठीक है ना? तो ये सिर्फ एग्जांपल्स है आपके लिए एक तरीके से। हाँ इस तरह के ये मैं इसलिए करवा रहा हूं, कहानी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हो सकता है एज इट इज ये क्वेश्चन आ जाए, बस वहां पर कंपनी का नाम अलग होगा, मनी लेंडर का नाम अलग होगा और कहानी यही होगी। तो अगर आपने केस लो पढ़ा हुआ है, जैसे डायग्राम बना रखा है, अगर आपको याद आ गया तो आपको पता लग जाएगा हाँ मॉर्गेज डीड पे अगर एमडी का साइन नहीं है तो वैलिड नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया? चलो अब इसकी एक्सेप्शंस की बात करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की एक्सेप्शंस क्या क्या है? एक्सेप्शंस टू इंडोर मैनेजमेंट। सबसे पहली एक्सेप्शन, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। ध्यान से समझते हैं इस केस को। एक कंपनी है, उस कंपनी के एमओए के अंदर ऑब्जेक्ट क्लोज में उसके पास बोरोइंग पावर है। क्या मतलब हुआ इस बात का? बताओ। इसका मतलब कंपनी पैसा उधार ले सकती है। ठीक है। अच्छा, इस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू बोरो मनी अप टू ₹10 लाख। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना पैसा उधार ले सकते हैं? 10 लाख तक का। मोर देन 10 लाख, और अगर मोर देन 10 लाख उधार चाहिए तो विल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ मेंबर्स।
इसके लिए क्या लेनी पड़ेगी, मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अब कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं वो पहुंच गए एक मनी लेंडर के पास, जिसके पास काफी पैसा के पैसे उधार चाहिए। ये मनी लेंडर है। इसने कहा कितना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा 25 लाख रुपए उधार चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी ₹25 लाख का लोन मांग लिया। बताओ क्या 25 लाख का लोन ले सकते हैं? हाँ ले तो सकते हैं, बट क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और इन्होंने कोई अप्रूवल नहीं ले रखी थी, विदाउट एनी अप्रूवल। ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की कोई अप्रूवल नहीं ले रखी थी, जबकि एज पर रूल इनको मेंबर्स की अप्रूवल लेनी चाहिए थी। मनी लेंडर ने 25 लाख का लोन दे दिया। अब मुझे बताओ मनी लेंडर जो है कंपनी को कितने के लिए लाइबल कर सकता है? सोच समझ के बोलना बेटा। रिकवर कितना कर सकता है बताओ? एग्जाम का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना पैसा ये कंपनी से रिकवर कर सकता है, कितना और क्यों? बताओ भाई। 15 लाख, 10 लाख, 25, सारे आ गए। 25 क्यों बेटा? इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट। कितने बच्चे इससे एग्री कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा कितने बच्चे 10 लाख वाले से एग्री कर रहे हैं? बताओ 10 लाख क्यों? हाँ बट उससे ज्यादा भी तो ले सकते हैं। हम्म। रॉयल ब्रिटिश बैंक वाले में क्या हुआ था? उसमें भी तो यही था कि पैसा उधार ले सकते हैं मेंबर की अप्रूवल के बाद। तो आउटसाइडर क्या मान के चलेगा, अप्रूवल लेके आए हैं। रूल तो है ना कि ज्यादा भी लोन ले सकते हैं। और किसके अप्रूवल लेके? अब कंपनी का ऑफिसर अगर मेरे पास चल के आ रहा है तो मैं क्या मान के चलूंगा, 25 लाख का लोन ले रहा है तो क्या करके आया होगा, अप्रूवल लेके आया होगा। कल को पता लगता है अप्रूवल नहीं है तो इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ये कितने रिकवर कर सकता है, 25 लाख रुपए, रुपीज रुपीज 25 लाख। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मिल गया इसको, ड्यू टू बेनिफिट ऑफ, हाँ बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब कहानी में ट्विस्ट, क्या इस बात से फर्क पड़ेगा कि ये जो मिस्टर मनी लेंडर जो है ये कंपनी का डायरेक्टर ही है? ये कंपनी का डायरेक्टर ही है भाई। बताओ क्या फर्क पड़ेगा? फिर इसको तो पता है कि हमने अप्रूवल ली है या नहीं ली। समझ में आ रहा है? अब बताओ कितने रिकवर कर सकता है, 10 लाख। बेनिफिट मिलेगा इंडोर मैनेजमेंट का? नहीं मिलेगा। इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट किसके लिए है, इनोसेंट आउटसाइडर को। अब ये इनोसेंट कहां से हुआ? इसको तो पता है ना, मैं तो कंपनी का डायरेक्टर हूं, क्या हमें नहीं पता कि हमने मेंबर्स की अप्रूवल नहीं ले रखी? समझ में आ रहा है? तो क्या इसको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हेडिंग पढ़ो क्या लिखा हुआ है, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। आपको पता है ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ये एज पर रूल नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर? एज पर रूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेगुलर? नॉट एज पर रूल। नॉलेज है इसको तो डायरेक्टर को कि भाई ये जो मैं 25 लाख रुपए दे रहा हूं इसके लिए मेंबर की अप्रूवल लेनी चाहिए थी, बट हमने अप्रूवल नहीं ले रखी। अप्रूवल किसको लेनी होती है, डायरेक्टर को ना। तो हमने अप्रूवल नहीं ले रखी, क्या ये बात इसको पता नहीं है डायरेक्टर को? माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर वाकई में ना पता हो तो? मान लो कंपनी में 5 डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर जो है वो दूसरे स्टेट में बैठा है, कंपनी के 4 डायरेक्टर जो है वो उसको फोन करते हैं, भाई कंपनी को 25 लाख रुपए चाहिए, तू दे देगा? कहते दे तो दूंगा, अप्रूवल ले ली मेंबर की? कहता हाँ हाँ हमने ले ली, हमने बोर्ड मीटिंग बुला के अप्रूवल ले ली, तू तो दूसरे स्टेट में बैठा है ना, तो इसलिए तेरे को बुलाया नहीं मीटिंग में हमने। अब बताओ, अब इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मिलेगा?
नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्या मीटिंग हुई या नहीं है उसको कैसे पता लगे? वो तो दूसरे स्टेट में बैठा है बेटा। हर मीटिंग के बाद क्या बनती है? उसकी मिन्यूट बनती है। क्या बनती है? मिन्यूट बनती है। मिन्यूट इस बात का प्रूफ होता है कि मीटिंग हुई थी और इस तारीख को हुई थी और इस मीटिंग में ये काम हुआ था। मिनट समरी होती है। हर मीटिंग के बाद उसकी क्या बनती है? एक समरी बनती है। इस तारीख को इस जगह पर मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में ये टॉपिक डिस्कस हुए थे, ये रेजोल्यूशन पास हुए थे। मिन्यूट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती। मिन्यूट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती, तो हर कोई बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। बट तुम तो कंपनी के डायरेक्टर हो, तो तुम तो ये इंश्योर कर सकते हो कि मीटिंग हुई है या नहीं हुई। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है नॉलेज एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। अगर आपको नॉलेज है एक्चुअल में, मतलब एक्चुअल में पता है कि मीटिंग नहीं हुई भाई, तब तो इंडोर मैनेजमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या सर मुझे तो नहीं पता था, मैं तो दूसरे स्टेट में था। तो पता होना चाहिए था, क्योंकि तुम तो मिनट देख सकते हो। इसे क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव डीम्ड। डीम्ड टू हैव नॉलेज। आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हारे पास जरिया है ये जानने का कि मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी। बाहर वाले बंदों को नहीं है भाई, उनको मिनट नहीं देख सकते वो। मिनट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, बट डायरेक्टर कैन एक्सेस दी मिनट। आई बात समझ में? तो भैया तुम कितना पैसा रिकवर कर सकते हो? 10 लाख। और बाकी 15 लाख रुपए किससे रिकवर करो? बाकी डायरेक्टर से। रिमेनिंग ये एग्जाम में आ सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पॉइंट सब में आ गया? अगला क्या हुआ? टाइम हो गया काफी आज के लिए। चलो बता दिया करो मेरे को।